जब तूने कुछ ना किया, दीवाने क्यों डरा डरा सा है, दीवाने क्यों डरा डरा सा है। धड़कन फिल्म का ये गीत मेरे को आज याद आ गया। अब क्यों याद आया ये अब आप आगे जानेंगे। इंद्रधनुष में आप सभी बहनों भाइयों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। एकदा शिवनाथ नद तटे ऋषि आनंद उवाच, माफ़ कीजिए, सॉरी, मैं तो संस्कृत बोलने लग गया। एक बार की बात है, शिवनाथ नदी के तट पर ऋषि आनंद बैठे थे। तब उनसे 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया कि महाराज, हमें बताइए कि भरतखंड आर्यावर्त में कलयुग में क्या सा होगा। तब उनको कलयुग का हाल बताते समय ऋषि आनंद जी ने कहा कि उस समय आर्यावर्त में अर्थात भारत में वहाँ की हस्तिनापुर में एक ऐसा राजा आएगा जो 30 नंबर की जगह 40 नंबर की कमीज पहनेगा, टूटी चप्पल पहनेगा, सिर पे टोपी लगाएगा, मफलर बांधेगा, खांसता फिरेगा और अपने आप को बहुत गरीब, बहुत ईमानदार और भ्रष्टाचार से लड़ने वाला बताएगा। और इसके लिए वो कहीं से खोज कर अपना एक गुरु बनाएगा, उसको सामने रखेगा और उसके पीछे खुद रहेगा। उस गुरु का नाम होगा गन्ना खुजारे। वो गन्ना खुजारे आएगा और उसके साथ साथ ये लग के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगा और कहेगा, हम तो राजनीति के लिए आए ही नहीं हैं, हम तो यहाँ की व्यवस्था बदलने आए हैं, हम यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जन लोकपाल बनाने आए हैं, सरकार पर दबाव डालने आए हैं। ये आंदोलन करने के बाद जब उसको मौका लगा तो उसने तुरंत अपना रंग बदला और चुनाव में कूद पड़ा अपनी पार्टी बनाकर। जी हाँ, मैं ये बात बता रहा हूँ दिल्ली के केजरीवाल के बारे में। आपने सही जाना। वह मक्कार अपने बच्चों की कसम खाएगा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा, अपने निजी वाहन जो मेरी छोटी सी गाड़ी है उसमें रहूँगा, मेरे पास ज़्यादा बड़े फ्लैट की ज़रूरत क्या है, मेरे पास 3 कमरे का फ्लैट है, मैं उसमें आराम से रहता हूँ, वहीं से आना जाना करूँगा। कुछ दिन उसने ये नौटंकी दिखाई और फिर उसके बाद जब वो एक बार कुर्सी पर चिपक गया तब उसने अपना असली रूप दिखाया। जो भ्रष्टाचार का अंत करने आया था वह भ्रष्टाचार का मसीहा बन गया और लोगों को एक नई परंपरा डालकर चुनाव में कि फ्री बांटने की, वो गद्दी पर जा पहुंचा। उस गद्दी पर बैठकर उसने धीरे धीरे जो भ्रष्टाचार अपने साथियों के साथ किए वो लंबे समय चलते रहे। उन्हीं भ्रष्टाचार के चलते एक भ्रष्टाचार सामने आया, शराब घोटाले का, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। उस घोटाले में इसके साथी पकड़े जाने लगे। एक इनका मंत्री सत्येंद्र जैन तो पहले ही अंदर पहुंच गया था। उसके बाद ये जिस मंत्री को बताता था कि ये तो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, वो तो किसी प्रकार की गड़बड़ करते ही नहीं है, हमारे शिक्षा मंत्री, इतना शिक्षा का इन्होंने विकास किया है कि जिसकी हद नहीं,
ऐसा विकास पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, वो मंत्री भी जेल पहुंच गया। उसके बाद इनका साथ में एक सांड था, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ईडी वाले की तो पैंट गीली पीली हो जाएगी। और फिर जब उसको ईडी ने कॉलर पकड़ के ले जाने लगी, तब उसकी पैंट गीली पीली हो गई। तो इनके मंत्री पहुंच गए। एक मंत्री इनका फर्जी सर्टिफिकेट के चक्कर में बाहर हो गया था। एक और मंत्री अपने एक आपराधिक केस में फंस के बाहर हो गया था। तो जितने अपराधी थे, जितने अपराध करने वाले शातिर लोग थे, उनका एक गिरोह बन गया था। और अब जब ईडी ने इनको कोर्ट में ले गई, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तो कोर्ट ने इनको जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट तभी जमानत से इनकार करती है जब उसको आरोपों में कुछ विश्वसनीयता नजर आती है। यदि वो दिखता कि ये आरोप फर्जी हैं, इसमें कोई दम नहीं है, तो वो उनको जमानत दे सकती थी। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई इनका बॉस है, उस बॉस के बारे में पता करो ना, आप बॉस को क्यों नहीं ले आ रहे हो। तब ईडी ने कहा कि भाई हम उनकी भी छानबीन कर रहे हैं। और जब छानबीन हो गई तो उस केजरीवाल को सम्मन भेजा गया। सम्मन भेजा तो पहली बार में इसने कह दिया कि मैं तो प्रचार में जा रहा हूँ, चुनाव प्रचार में, मैं तो स्टार कैंपेनर हूँ। उस समय इस तरह से बोल के भाग गया। दूसरी बार फिर इसने बोला कि भाई आप हमको प्रश्नावली दीजिए कि क्या आप पूछेंगे, क्वेश्चनरीज दीजिए। तो ये बेवकूफ़ाना बातें कि कोई अपराधी को पकड़े पुलिस, उसको पकड़ने के पहले वो बोले कि नहीं, मेरे को आप पहले बताओ कि आप क्या क्या प्रश्न वहाँ मेरे से पूछोगे। इस तरह की बेवकूफ़ों की बातें, बेवकूफ़ी भरी बात करके वो आखिर बताना क्या चाहता है। फिर विपश्यना के नाम पे तीसरा जब उसको सम्मन मिला तो विपश्यना के नाम पे भाग गए। तो अब वो भागे भागे फिर रहा है, डर के मारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा है, और बस यही चिल्ला रहा है कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम तो सच्चे हैं, और ये सब सरकार का मेरे से डर के कारण पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये मुझको फंसाया जा रहा है। वो जानते हैं कि हम इनकी हालत पस्त कर देंगे। तो एक ईमानदार आदमी को इस तरह से त्रस्त की कर रही है ईडी और इनकी सीबीआई। इसी बीच इनका एक और घोटाला पकड़ाया मेडिकल दवाइयों के बारे में। इसके साथ साथ एक और घोटाला मिला कि 4 घंटे में 500 लोगों को इनने टेस्ट कर लिए, ऐसा बतलाया, और उसमें कितना खर्च हो गया, इस तरह की बातें बताई। तो ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे सब सामने आते जा रही हैं, ईडी ने इनके सब कागजात खंगाल लिए हैं, अपना हिसाब किताब तय कर लिया, तब इनको बुलाया गया है। अन्यथा ईडी ऐसे ही हाथ नहीं रखती किसी पर। जब वो पूरी तरह आश्वस्त हो जाती है कि इस मामले में कुछ दम है, तभी वो आगे कदम बढ़ाती है। तो जब इस तरह से ईडी ने इनके पास भेजा, तो ये जानबूझकर इन्होंने हल्ला कर, इनके साथियों ने हल्ला करना कि हमारी सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे, आज या कल में गिरफ्तार होंगे। तो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से मैं सम्मन लेकर नहीं जाऊं और ईडी मुझको गिरफ्तार करे, ताकि मैं उसका राजनीतिक फायदा उठा सकूं चुनाव में। ईडी भी जानती है, सरकार भी जानती है। तो इनको अभी गिरफ्तार करने का कोई तुक अभी सरकार को नहीं दिख रहा। इनको थोड़ी देर खेलने दिया जा रहा है कि खेलो भाई,
जैसे बिल्ली चूहे को खेलने देती है कि थोड़ा उछल कूद कर ले पहले इधर उधर, उसके बाद तेरे को तो पंजे में आना ही है। अब जैसे झारखंड के हेमंत सोरेन को 7 सम्मन भेजे जा चुके हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना। तो इनको अभी नाचने दो, अभी नाचेंगे। ये डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, तो अभी इनको साथ खेल हो रहा है। इनकी रातों की नींद हराम हो गई कि मालूम नहीं कब तलवार हमारे सिर पे गिरेगी, और इनकी कट्टर ईमानदारी का नकाब सब जनता के सामने आ जाएगा। अब ये कहता है कि भाई ये झूठी बातें हैं कि हमने कोई घोटाला किया है। अगर घोटाला किया है तो माल कहाँ गया? माल तो मिला ही नहीं। अरे भाई, माल अगर तुमने खर्च कर दिया कहीं, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आपने घोटाला नहीं किया। वो तो कागजों में पूरी छानबीन, पूरी लाइन देखी जाती है कि ये कहाँ लिंक हो रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, उसके आधार पे आरोप सिद्ध किए जाते हैं। ये नहीं कि माल मिलेगा, माल मिले वो एक सबूत होता है, लेकिन यदि चोर ने चोरी की और उसने उसको पैसे को खा गया, ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि माल नहीं मिला तो उसने चोरी नहीं की, और दूसरे सबूत तो हैं। तो उन सबूतों के आधार पर उसका निर्णय किया जाएगा। फिर अभी विपक्षी हल्ला मचाते हैं कि ईडी वही राजनीतिक षड्यंत्र के तहत काम कर रही है, बदला लिया है। तो ये जो पुराने जो हल्ला मचा रहे हैं, ये पिछले पुराने अपने पाप भूल गए क्या? कि जब ये दुनिया भर को फंसाने के लिए जाल फेंकते थे सीबीआई को, तब सीबीआई ने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो इस तरह से अगर मान लीजिए ईडी ने आपके ऊपर राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई की, तो फिर भाई आपके यहाँ जो करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, उस माल मिल रहा है वहाँ पर, वो कहाँ का है तो आप बता दीजिए। तो वो नहीं बताएंगे, राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश है। माल तो मिल रहा है ना भाई। अभी वो धीरज साहू बैंक से, जो कांग्रेस का बैंक था, 350, 400, 500 करोड़ कितने मिले? क्योंकि बीच में इनने एक नया शिगुफा पैदा कर दिया ताकि वो बात ठंडे बस्ते में चली जाए। तो वो तो साबित करता है ना कि भाई माल अगर आप नहीं है, माल नहीं मिला, मान लीजिए आपके घर में हुई छापेमारी और कोई माल नहीं मिला और कोई लिंक नहीं मिला, तब ये कह सकते हो आप। लेकिन उस स्थिति में भी आपके पास यदि कागजी सबूत हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपने कुछ नहीं किया? और फिर चलिए कुछ नहीं किया, मान लो आप, तो आप हमको ये बता दो कि शीश महल जिसमें 50-60 करोड़ खर्च हुए हैं और जिसमें हाउस कीपिंग के लिए 30 आदमी काम कर रहे हैं और 2 सुपरवाइजर, आपके गार्डन के लिए 10 माली, और इनका जो स्टाफ का खर्च है वो 1 करोड़ का है, पूरा 1 करोड़ का। साफ सफाई में इनको 10 लाख रुपए पर मंथ लगते हैं उस शीश महल की सफाई में। तो ये सब क्या बिना भ्रष्टाचार के पैसे के हो सकता है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आपने जो शीश महल इतने करोड़ों का खर्च किया, वो कैसे किया आप बता दीजिए। और फिर भी अपने आप को ईमानदार कहते हो। वो आपने ऐसा तिलस्मी राजमहल बनाया है जिसमें पर्दे करोड़ों रुपए के हैं, जो अपने आप खुलते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। आपने अपनी जो प्रातःकालीन दैनिक
क्रिया के लिए अपने लोग जो रखे थे आपके लिए, जो लोग लोटा लेके आपके घर पहुंचते थे, वो उसमें कुछ तो जेल बेचारे जेल चार पहुंच गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग आते थे आपकी पार्टी के, आपको लोटा लेके पानी लेके। तो उनकी समस्या का हल करने के लिए भी आपने ऑटोमेटिक यंत्र लगा दिए वहाँ पे, ताकि उनको झंझट से मुक्ति मिले। तो ये सारी चीज़ें आपके पास कैसे हो गई? ईमानदार कहते हो बाबूलाल अपने आप को? ईमानदार क्या होता है बताता हूँ। ईमानदार होते हैं शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो लोन से, बैंक के लोन से उन्होंने एक कार खरीदी थी छोटी सी। उस कार का लोन भी वो 5,000 रुपये उनका बाकी था, वो नहीं चुका पाए थे जब उनकी मृत्यु हुई। तो ईमानदार होते हैं गुलजारी लाल नंदा जैसे व्यक्ति, जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, तो केंद्र में मंत्री थे। वो जब रिटायर हुए तो एक मामूली से किराए के मकान में रहते थे, और उस मकान मालिक ने उनको किराया ना देने के कारण घर से बाहर निकाल दिया था। तब किसी की नज़र उन पर पड़ी जो उनको जानता था, और वो वहाँ पहुँचा और उसने मकान मालिक को डांटा और बताया कि ये कौन है। तब वो मकान मालिक इनके पैरों पर गिर पड़ा। वो होता है ईमानदार आदमी, समझा केजरीवाल? तेरे जैसे धूर्त मक्कार ईमानदारी का क्या होती है ये नहीं जानते। वो तो लोग तुम्हारे झांसे में आ गए बाबू, और तुमको बना बैठे। तो तुम जो अभी ये सोच रहे हो कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो दिल्ली में हंगामा मचेगा और उसका मैं फ़ायदा उठाऊंगा, तो ये अब मुगालते में मत रहो। अब ऐसा नहीं होने वाला। काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। पब्लिक के सामने तुम्हारे भ्रष्टाचार सारे उजागर हो चुके हैं। तो अब ये गीली पीली करने से अच्छा है कि सीधे सीधे ईडी के सामने चले जाओ। और तू अगर सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, तो फिर तेरे को डर काहे का? जाना भाई, सामना कर अगर तेरे में हिम्मत है तो। सच्चा आदमी हिम्मती होता है, डरता नहीं है। अगर तू सच्चा आदमी है तो ईडी का सामना करेगा, हिम्मत के साथ जाएगा। मगर नहीं, जो तू भागा भागा जो फिर रहा है, वो बता रहा है कि मामला कुछ तो है जिसमें तेरी जान सांसत में पड़ी हुई है। तो आज के लिए इतना। अब आप उस आदमी की तो बहुत सारी बातें जान ही चुके हैं, और ये सब बातें क्यों हुई? क्योंकि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जनता जिस दिन ये नहीं समझेगी कि हमें ये जो हमको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं उसकी हमको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, वो फ्री का लालच छोड़ेगी, तब ऐसे धूर्त लोग राजनीति से बाहर होंगे। अन्यथा ऐसे धूर्त बेईमान लोग ही कुर्सियों पर पहुंचेंगे, आपको छोटे से लालच को देकर। इसलिए पहले आप जागरूक बनिए और इस लालच का मोह छोड़कर सच्चे व्यक्ति को चुनिए। धन्यवाद। जय श्री राम।